नमस्कार। तो हर साल ना सरकार एक मोटी सी किताब निकालती है जिसे कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। ज्यादातर लोग इसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ये तो सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए है। लेकिन आज हम इसकी कह सकते हैं चीर फाड़ करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी इकोनॉमी का पूरा डीएनए और भविष्य का ब्लूप्रिंट छिपा है। बिल्कुल। और इस साल मतलब 2025-26 के सर्वे की कहानी एक बड़े ही दिलचस्प बल्कि थोड़े अजीब विरोधाभास से शुरू होती है। चलिए इसे खोलते हैं। तो सर्वे कहता है कि 2025 भारत के लिए आर्थिक रूप से एक शानदार साल रहा। हाँ। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो एक डर था कि विकास दर गिरेगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। सुधारों की वजह से विकास ने रफ्तार पकड़ ली। हाँ, और अब हम 7% से ज्यादा की वास्तविक विकास दर की बात कर रहे हैं। तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। बिल्कुल, और इसी मोड़ को सर्वे 2025 का विरोधाभास कहता है। ये एक पहेली जैसी स्थिति है। पहेली? कैसी पहेली? देखिए, एक तरफ भारत का मैक्रो इकोनॉमिक प्रदर्शन दशकों में सबसे मजबूत है। अच्छी ग्रोथ, महंगाई काबू में, बैंकों की हालत भी मजबूत। लेकिन दूसरी तरफ जो वैश्विक सिस्टम है वो इस सफलता का इनाम नहीं दे रहा। इनाम नहीं दे रहा मतलब न तो रुपए में वैसी मजबूती दिख रही है, नहीं उस हिसाब से पूंजी का प्रवाह हो रहा। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है लेकिन दुनिया उसे कह सकते भाव नहीं दे रही। हाँ। रुपया कमजोर है, निवेश उस हिसाब से नहीं आ रहा। हाँ, इसे ही सर्वे 2025 का विरोधाभास कह रहा है। है ना? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका कारण क्या है? हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा? सर्वे इसका एक बहुत सीधा और थोड़ा परेशान करने वाला जवाब देता है। अच्छा। भारत भू राजनीति का शिकार हो गया है। भू राजनीति का शिकार? हाँ, हमारे आर्थिक मूल सिद्धांत जिन्हें फंडामेंटल्स कहते हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं, लेकिन दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, इतने तनाव हैं कि निवेशक और बाजार हमारे मजबूत फंडामेंटल्स को देखने के बजाय वैश्विक जोखिमों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी वजह से रुपया अपने वजन से कमतर प्रदर्शन कर रहा है। मतलब हम क्लास में टॉप कर रहे हैं लेकिन स्कूल के बाहर झगड़ा चल रहा है, इसलिए कोई हमारी मार्कशीट पे ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ, बहुत सटीक उपमा है। बिल्कुल यही बात है। और ये सिर्फ रुपए की बात नहीं है, और भी कुछ है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट। उनका एक पावर गैप इंडेक्स है। पावर गैप इंडेक्स ये क्या मापता है? ये मापता है कि एक देश के पास कितनी आर्थिक शक्ति है और वो असल में उसका कितना रणनीतिक इस्तेमाल कर पा रहा है। अच्छा। तो उनके मुताबिक भारत अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता से काफी नीचे काम कर रहा है। समझ गए। तो चुनौती सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, बल्कि उस आर्थिक ताकत को रणनीतिक प्रभाव में बदलने की है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात। लेकिन ये वैश्विक अनिश्चितता, ये जो स्कूल के बाहर झगड़ा चल रहा है, वो भविष्य में कैसा दिखेगा? क्या सर्वे आने वाले कल के लिए कोई अनुमान लगाता है? हाँ, और ये हिस्सा थोड़ा सोबरिंग है, मतलब थोड़ा गंभीर है। सर्वे 2026 के लिए 3 संभावित वैश्विक परिदृश्य बताता है, और उनमें से कोई भी बहुत खुशनुमा नहीं है। ओके। पहला है प्रबंधित अव्यवस्था या मैनेज्ड डिसऑर्डर। इसकी संभावना है करीब 40-45%। प्रबंधित अव्यवस्था, ये सुनने में कैसा है? मतलब इसका क्या मतलब हुआ? आप ऐसे सोचिए जैसे एक बड़ी फैमिली डिनर पार्टी हो, जहां सब साथ तो बैठे हैं, एक दूसरे से व्यापार भी कर रहे हैं, पर किसी को किसी पर भरोसा नहीं है और सब अपना अपना खाना बचा रहे हैं। दुनिया जुड़ी हुई तो है, लेकिन आपसी अविश्वास बहुत ज्यादा है। समझ गई। और दूसरा सिनेरियो? दूसरा है अव्यवस्थित बहुध्रुवीय विघटन या डिसऑर्डरली मल्टीपोलर डिसइंटीग्रेशन। बाप रे, ये नाम तो और भी भारी है। इसकी संभावना भी 40-45% है। अब सोचिए, उसी डिनर पार्टी में तू मैं शुरू हो गई है। अच्छा। रणनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत बढ़ गई है और लोग अपनी अपनी प्लेटें लेकर अलग अलग कोनों में बैठ गए हैं। यहाँ व्यापार और तकनीक का इस्तेमाल एक दूसरे को धमकाने और काबू करने के लिए किया जा रहा है। ये तो काफी बुरा लग रहा है। और तीसरा? उम्मीद है वो इससे बेहतर होगा। दुर्भाग्य से तीसरा सबसे बुरा है। इसे सर्वे प्रणालीगत सदमे का झरना या सिस्टमिक शॉक कैस्केड कहता है। सिस्टमिक शॉक कैस्केड? हाँ, इसकी संभावना 10-20% ही है, लेकिन इसके परिणाम 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अरे, ये ऐसा है कि डिनर पार्टी के दौरान घर में ही आग लग जाए, सब कुछ बिखर सकता है। और इस आग का कारण क्या हो सकता है? सर्वे कुछ बताता है इस बारे में? हाँ,
सर्वे खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहे भारी निवेश से जुड़े वित्तीय जोखिमों की ओर इशारा करता है। एआई से? जी, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी हाल ही में इस पर चिंता जताई थी कि कैसे बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां एआई पर अरबों डॉलर का दांव लगा रही हैं, लेकिन उसके जो वित्तीय जोखिम हैं, उनको अपनी बैलेंस शीट से बड़ी चालाकी से हटा रही हैं। अच्छा। तो अगर ये एआई का बुलबुला फटा, तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें मैराथन को स्प्रिंट की तरह दौड़ना है। ये एक बहुत बढ़िया लाइन है, पर सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना। इस बड़ी सोच को एक्शन में बदलने के लिए सर्वे किन ठोस चीजों पर फोकस करने को कह रहा है? पहला कदम क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है राजकोषीय अनुशासन, जिसका जिक्र अध्याय 2 में है। देखिए, केंद्र सरकार ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। उन्होंने एक तरफ सार्वजनिक निवेश यानी सड़कें, पोर्ट्स बनाने में खर्च बढ़ाया है और दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे को भी कम किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये तो है। और इसी वजह से S&P जैसी वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती भी है? कोई लेकिन है इसमें? हाँ, चुनौती है, और वो चुनौती राज्यों के स्तर पर है। सर्वे इस बात पर ध्यान खींचता है कि कई राज्यों में बिना शर्त नकद हस्तांतरण यानी फ्रीबीज या रेवड़ियों का चलन बढ़ रहा है। इससे उनका राजस्व घाटा बढ़ रहा है और इसका सीधा असर ये होता है कि विकास पर होने वाले जरूरी खर्च जैसे स्कूल या अस्पताल बनाने के लिए पैसा कम पड़ जाता है। मतलब घर का एक सदस्य बचत कर रहा है और दूसरा बेहिसाब खर्च। बिल्कुल। तो एक तरफ केंद्र अनुशासन दिखा रहा है और दूसरी तरफ कुछ राज्यों की नीतियां उस पर पानी फेर सकती हैं। ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। सही बात है। ठीक है, राजकोषीय अनुशासन के बाद दूसरी बड़ी बात क्या है? दूसरी बड़ी बात है पूंजी की उच्च लागत, जैसा कि अध्याय 3 में बताया गया है। आसान भाषा में कहें तो भारत में कर्ज लेना महंगा क्यों है? सर्वे का तर्क है कि ये सिर्फ आरबीआई के पॉलिसी रेट या महंगाई का मामला नहीं है, ये एक ज्यादा गहरी एक संरचनात्मक समस्या है। अच्छा, मतलब आसान भाषा में जब तक हम बाहर से ज्यादा सामान मंगाते रहेंगे और अंदर से कम भेजेंगे, यानी हमारा चालू खाते का घाटा बना रहेगा, तब तक हमारे देश में लोन महंगा ही रहेगा, चाहे आरबीआई कुछ भी कर ले। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब तक हम अपनी जरूरतों के लिए विदेशी बचत पर निर्भर रहेंगे, तब तक हमें वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक रिस्क प्रीमियम देना ही होगा। वो हमसे ज्यादा ब्याज वसूलेंगे। हाँ, सर्वे कहता है कि इसका दीर्घकालिक समाधान एक ही है। भारत को एक अधिशेष उत्पादक अर्थव्यवस्था बनना होगा। सरप्लस जनरेटिंग इकोनॉमी। जी, यानी हमें दुनिया को उससे ज्यादा बेचना होगा जितना हम उससे खरीदते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है कि मैन्युफैक्चरिंग एक अनुशासन प्रणाली है। मैं हमेशा सोचती थी कि सर्विस सेक्टर भारत की ताकत है और हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सर्वे का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग की बात ही कुछ और है। क्यों? ये सर्वे के सबसे आकर्षक तर्कों में से एक है, जो अध्याय 8 और 16 में उभर कर आता है। देखिए, सर्वे सेक्टर, खासकर आईटी निर्यात, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर्वे कहता है कि ये राज्य की क्षमता में व्यापक सुधार के लिए उतना दबाव नहीं डालता जितना मैन्युफैक्चरिंग करता है। उन्नत विनिर्माण एक अनुशासन प्रणाली या डिसिप्लिन सिस्टम के रूप में काम करता है। एक मिनट, अनुशासन प्रणाली, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर हमें दुनिया को अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट या कार बेचनी है, तो हमें अपने पोर्ट, अपनी सड़कें, अपनी बिजली, यहाँ तक कि अपने नियम कानून, बिल्कुल सबको सुधारना ही पड़ेगा, वरना काम ही नहीं चलेगा। सर्विस सेक्टर में ये दबाव उतना नहीं है। कैसे? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खराब ट्रैफिक में फंसकर भी घर से कोड भेज सकता है, लेकिन एक फैक्ट्री का कंटेनर अगर पोर्ट पर अटक गया तो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन रुक जाता है ना। सही बात है। जब आप वैश्विक मानकों पर कोई भौतिक चीज बनाते हैं, तो छोटी छोटी कमजोरियां भी लागत, गुणवत्ता और विश्वसनीयता में बड़ी विफलताओं का कारण बन सकती हैं। तो ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के बारे में नहीं है? नहीं, ये पूरे इकोसिस्टम को अनुशासित और मजबूत करने के बारे में है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो हमने वैश्विक चुनौतियों को समझा, उनसे निपटने की रणनीति यानी मैराथन को स्प्रिंट की तरह दौड़ना को भी समझा, और फिर कुछ ठोस कदमों जैसे राजकोषीय अनुशासन और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने की बात की। इन सब को एक साथ कैसे लाया जाए, आगे का रास्ता क्या है? इन सब को एक साथ लाने के लिए सर्वे एक बड़ा आइडिया सामने रखता है। वो है उद्यमी राज्य या एंटरप्रेन्योरियल स्टेट की अवधारणा को अपनाना। उद्यमी राज्य, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। क्यों?
हम हमेशा सरकार को एक धीमे, नियम कानून में बंधे हुए हाथी की तरह देखते हैं और सर्वे कह रहा है कि उसे एक फुर्तीले स्टार्टअप की तरह सोचना होगा। ये तो पूरा माइंडसेट बदलने वाली बात है। ये बिल्कुल माइंडसेट बदलने वाली ही बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार दुकानें खोलने लगे या व्यवसाय करने लगे। तो फिर इसका मतलब है कि अनिश्चितता के इस दौर में सरकार की नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक उद्यमी जैसी हो। एक ऐसा राज्य जो जोखिम से बचने के बजाय उसका प्रबंधन करे, जो छोटे छोटे प्रयोगों से सीखे और जो लगातार सुधार करे। ये एक ऐसी मानसिकता है जहां हम हर चीज के निश्चित होने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें कार्रवाई करनी होगी और रास्ते में सीखते जाना होगा। क्या इसका कोई मौजूदा उदाहरण है जहां सरकार इस तरह से सोच रही हो? हाँ, सर्वे सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन में चलाए जा रहे मिशन मोड प्लेटफॉर्म्स को इसके शुरुआती संकेत के रूप में देखता है। अच्छा, ये एक ऐसी प्रणाली है जहां राज्य दिशा तय करता है कि भाई हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। बाजार यानी निजी कंपनियां अपना पैसा और प्रयास लगाते हैं और समाज उस लक्ष्य को अपनी वैधता प्रदान करता है। समझ गई। सर्वे बहुत स्पष्ट करता है कि अकेले सरकार आर्थिक और सामाजिक प्रगति का रथ नहीं खींच सकती। इसमें निजी क्षेत्र और नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। सही है। निजी क्षेत्र को भी अब सिर्फ सरकार से संरक्षण मांगने की आदत से आगे बढ़कर नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना होगा। तो इस व्यापक आर्थिक सर्वेक्षण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इस उथल पुथल भरी दुनिया में विकसित भारत का रास्ता सिर्फ तेज आर्थिक विकास दर से नहीं गुजरता। नहीं, रास्ता गहरी संस्थागत क्षमता बनाने, एक अनुशासित सिस्टम तैयार करने और रणनीतिक रूप से लचीला बनने से होकर गुजरता है। ये सचमुच एक मैराथन को स्प्रिंट की गति से दौड़ने जैसा है। बिल्कुल। और अंत में सर्वे हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार पर लाकर छोड़ता है। अच्छा, ये कठोपनिषद के एक शाश्वत संदेश की याद दिलाता है। श्रेय और प्रेय के बीच चयन। श्रेय और प्रेय। हाँ, प्रेय का अर्थ है वो जो तुरंत सुखद लगे, जो आसान रास्ता हो, क्षणिक सुख। और श्रेय का अर्थ है वो जो दीर्घकाल में कल्याणकारी हो, जो स्थायी भलाई लाए, भले ही वो रास्ता कठिन हो। और इस सर्वे का तर्क है कि भारत को श्रेय को चुनना होगा। हाँ, यानी अल्पकालिक दबावों के लिए त्वरित और आसान समाधान खोजने के बजाय हमें दीर्घकालिक लचीलापन, नवाचार और संस्थागत मजबूती का निर्माण करना होगा। ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ता है कि ये चुनाव सिर्फ एक राष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि शायद हम सबके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। क्या हम आसान रास्ता चुनते हैं या वो जो भविष्य में हमें ज्यादा मजबूत बनाएगा?